हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है किन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा होती है और वो किस क्षेत्र में तैनात हैं। तो ये देखिए, ये है भारत की कुछ पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें असम राइफल्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी। तो हम बात करेंगे कि ये सब इन सभी बलों का निर्माण कैसे हुआ और इस समय इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। तो देखिए, जो भारत की आंतरिक व्यवस्था ना उसकी वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। साथ ही में जो आंतरिक व्यवस्था के साथ कुछ तत्व माने जाते हैं जिनमें फिजिकल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऊर्जा की जो सुरक्षा है वो। साथ में इसके अतिरिक्त जो है वो अन्य जो 5 एलिमेंट्स हैं सिक्योरिटी की, जैसे कि कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशनल। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले असम राइफल्स की। तो देखिए, असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका कार्य उस समय जो है जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय की जो बागानों की उससे सुरक्षा करनी थी। जी हाँ, मतलब अंग्रेजों ने जो इसकी स्थापना की थी। यह देश का सबसे पुराना बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया। इसका मुख्यालय जो है वो शिलांग में है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो आंतरिक सुरक्षा है और भारत म्यांमार की जो सीमा है उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर के लोग हैं ना, उन्हें भारत से जुड़ने में जो है असम राइफल्स की काफ़ी ज़्यादा सराहना की जाती है। मतलब असम राइफल्स ने ही भारत को जो है पूर्वोत्तर के लोगों से जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता की है। इसका एक अन्य नाम है, इसे जो है पूर्वोत्तर का प्रहरी के नाम से भी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में ब्रिटिश राज के तहत इसे बनाया गया था, आप जान ही रहे हैं। और जो असम राइफल्स है वो 1970 से इसका नाम, मतलब इसका नाम ऐसा संबोधित किया जाता था, लेकिन 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया था। तो जम्मू और कश्मीर में ये जो राष्ट्रीय राइफल्स है ना, नेशनल राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स उसी के समान है ये। बस वो ये पूर्वोत्तर में है असम राइफल्स, और राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। तो अपने इतिहास के दौरान जो है असम राइफल्स ने प्रथम विश्व युद्ध सहित कई भूमिकाओं में जो है संघर्षों और कई अन्य जो चुनौतियां थी उन्हें बहुत ही आसानी से संभाला है। इसके अतिरिक्त जो है यूरोप और मध्य पूर्व, साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की, जहाँ उन्होंने मुख्य रूप से जो बर्मा का क्षेत्र है, जी हाँ, पहले म्यांमार जो है बर्मा के नाम से जाना जाता है, तो बर्मा के क्षेत्र में विशेष अपनी सेवा प्रदान की है। तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद असम राइफल्स को असम में हिमालयी क्षेत्र है ना, मतलब जो बॉर्डर है तिब्बत से लगती हुई, उसकी निगरानी का काम सौंपा गया था। तो वहाँ पर जो है अब ये जो है म्यांमार के क्षेत्र पर जो है विशेष रूप से अपना कार्य करती है। अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के में इसकी अहम भूमिका मानी गई। असम राइफल जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका संचालन जो है वो जो है रक्षा मंत्रालय के पास है और भारतीय सेना के साथ जो है ये कॉपरेट करती है। वर्तमान समय में जो असम राइफल्स की 46 बटालियंस है और इसमें तकरीबन 65,143 कर्मी हैं। ये आतंकवाद विरोधी, उग्रवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों के संचालन के माध्यम से जो है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ में भारतीय सेना की सहायता भी करते हैं इन क्षेत्रों में। और जो है यदि किसी प्रकार की जो इस क्षेत्र में आपदा आ जाती है तो उससे जो है आपातकाल में नागरिकों की सहायता प्रदान करना, दूर दराज के क्षेत्रों में जो कम्युनिकेशन वो स्थापित करना, चिकित्सा सहायता करना, शिक्षा का प्रावधान करना, इन सभी व्यवस्थाओं को भी ये देखता है। और युद्ध के समय में यदि ये विशेष परिस्थितियों में युद्ध के लिए भी रहते हैं, क्योंकि जो है इन क्षेत्रों में जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती है तो तुरंत सेना वहाँ नहीं रहती। सेना थोड़ी पीछे रहती है, सबसे पहले यही आगे रहते हैं। तब जब युद्ध की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये पीछे हो जाते हैं और सेना आगे आ जाती है। ये भारत की नीति है कि सबसे पहले वो बॉर्डर के चारों तरफ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स रखती है और उनसे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जो है सेना का जो है कैंट रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि 2002 के बाद से जो है बल को भारत में हमारी सीमा पर रक्षा करने की भूमिका प्रदान कर दी गई है। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा की जो है रक्षा करता है। यह भारत के साथ जो सीआरपी मतलब सीपीएफ है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनमें से एक है।
1965 के युद्ध के मद्देनज़र इसे जो है भारत की सीमा की सुरक्षा करने के लिए और इससे जुड़े मामलों के लिए जो है बनाया गया था। देखिए, प्रारंभ में ना जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे। पाकिस्तान के एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, जाने रहे। तो जब तो ये बीएसएफ उसी लिए गठित हुआ था, लेकिन बाद में जब बांग्लादेश नाम हो गया तो अलग हो गया। तो लेकिन फिर भी जो है दोनों देशों के जो बॉर्डर हैं वो बीएसएफ के अधीन है। युद्ध के प्रकोप के दौरान जो है इसकी विभिन्न सक्रिय भूमिकाएं हैं। यह एकमात्र CAPF है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसके पास वाटर विंग, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। जी हाँ, इसके पास जो है मतलब जो है इसके पास अपना खुद का जो है मतलब वाटर विंग है, मतलब जो जल में भी युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। एयर विंग है निगरानी करने के लिए, और आर्टिलरी रेजिमेंट है, मतलब तोप जैसी जो सुविधाएं वो भी इनके पास हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बीएसएफ के जो अधिकारी हैं उनके पास अपना कैडर होता है, लेकिन इसका जो हेड होता है वो आईपीएस का मतलब डीजी मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल होता है, जो कि एक आईपीएस होता है। बीएसएफ 1965 में 25 बटालियन से बढ़कर इसमें 192 बटालियन हो गई है। इसमें तकरीबन 2,70,000 से कर्मियों की स्वीकृत जो क्षमता है। इसके पास भी अपना जो है जानी रही एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी विंग है, और अन्य स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट भी इसकी अपनी खुद की इंटेलिजेंस यूनिट है। वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में जानी जाती है। इसे भारतीय रक्षा क्षेत्रों की पहली पंक्ति कहा जाता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आ गया CISF, जी हाँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जो CISF है ना, ये भारत में जो CAPF है उनमें से एक है। तो CISF जो है ये पूरे भारत में स्थित जो 356 से भी अधिक जो औद्योगिक इकाइयाँ, जी हाँ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनकी सुरक्षा के लिए इन्हें बनाया गया था। ये 13 निजी क्षेत्र की इकाइयों की भी जो सुरक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सरकारी बुनियादी मतलब जो गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सुविधाएं, और विभिन्न प्रकार जो न्यूक्लियर हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके आसपास जो है जहाँ जहाँ बने होंगे, या फिर NTPCs है, इन सभी की जो सुरक्षा के लिए वो CISF को उत्तरदायित्व दिया गया है। इनमें जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, जी हाँ, और जो स्पेस सेंटर्स हैं, जो है माइंस हैं, खदानें, तेल क्षेत्र, ऑयल रिफाइनरीज हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, हैवी इंजीनियरिंग, स्टील जो प्लांट हैं, बैराज, फर्टिलाइजर्स, एयरपोर्ट। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स हैं, इनके स्वामित्व वाली और नियंत्रण वाली जितनी स्थान है उन सभी को जो है CISF के अधीन किया गया है। जी हाँ, जो बैंकिंग संबंधित करेंसी वाले मैटर हैं या करेंसी नोट प्रेस यहाँ पे हैं, उनकी भी सुरक्षा CISF ही करती है। 10 मार्च 1969 को 2800 की ताकत के साथ ये भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। जी हाँ, और जो है इस समय इसकी वर्तमान जो संख्या है वो 1,48,371 कर्मियों की है। अप्रैल 2017 में सरकार ने इसकी स्वीकृत संख्या 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी है। फिलहाल ये जो है इनके कर्तव्यों में जो है संवेदनशील सरकारी भवनों की रखवाली, दिल्ली मेट्रो और हवाई अड्डों की जो सुरक्षा है वो है। CISF जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF के पास जो है भारत सरकार के जो निजी उद्योग हैं, साथ में जो अन्य सरकारी उद्योग हैं, उन दोनों मतलब जिन पर सरकार का नियंत्रण है और जिन कुछ निजी उद्योग जिन पे हैं, उन सभी को सुरक्षा जो है वो CISF करती है। इसके अतिरिक्त ये जो है सुरक्षा जो है अपने अभ्यास के दायरे में जो है सुरक्षा परामर्श और अग्नि सुरक्षा अभ्यास भी शामिल है। या जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो अहम रोल अदा करती है। CISF के पास एक फायर विंग है जो आग से होने वाली क्षति या आग की दुर्घटनाओं में जो है उसमें जो है ये सहायता प्रदान करती है। तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जी हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये भी भारत के जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CRPF की जो प्रमुख भूमिका है ना, वो राज्य केंद्र शासित में प्रदेशों में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करना है, और इनका विशेष कार्य जो है वो एक्सट्रीमिज्म, जी हाँ, जो उग्रवाद है या जो उत्पाती मतलब समूह है उन पर नियंत्रण करना है। इसके अतिरिक्त ये पुलिस के साथ जो है संचालन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। यह CRPF जो है ये 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह जो है 28 दिसंबर 1949 को CRPF बना दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया। कानून और व्यवस्था, आतंकवाद विरोधी कर्तव्यों के अलावा CRPF ने जो है वो आम चुनाव में की जो सुरक्षा है उसकी भी बड़ी भूमिका इसके पास है।
और जो चुनाव में देखते होंगे आप, जो है पुलिस फोर्स से जाते हैं, तो उनके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है वो उनमें अधिकांश सीआरपीएफ या रैपिड एक्शन के फोर्स होते हैं। तो अक्सर जो अशांति और हिंसक वाले क्षेत्र होते हैं या संघर्ष की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है इन्हें सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। यह जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर मतलब पूर्ववर्ती राज्यों में विशेष रूप से जाने जाते हैं। और सितंबर 1999 के संसदीय चुनाव के दौरान सीआरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन के जो मिशन होते हैं उनमें भी सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ तैनात रहती हैं। और 246 बटालियन और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ को भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल माना जाता है 2019 तक, तथा ये 3 लाख से अधिक कर्मियों की स्वीकृत संख्या है। और आपको बता दें कि जितने भी मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं उनके पास अपना खुद का एक इंटेलिजेंस यूनिट होता है, और अब तो शायद एक साइबर यूनिट भी उन्हें प्रदान कर दिया जाए धीरे धीरे, ऐसी व्यवस्था हो रही है सरकार के पास। तो आईटीबीपी जो है ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। यह चीन के तिब्बत जो ऑटोनॉमस क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र है, उससे लगती सीमा के साथ भारत का प्राथमिक एक संगठन है। इसके अतिरिक्त जो है यह भारत के साथ केंद्रीय जो सीएपीएफ है, मतलब सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, साथ जो सीएपीएफ उनमें से एक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। सितंबर 1996 में भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए भारत की संसद ने जो आईटीबीपी 1992 का जो अधिनियम था उसके अनुसार संविधान और विनियमन करने के लिए जो है प्रदान करने की अधिनियम किया। यह जो 1996 में इन्हें जो भारतीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न जो मामले थे वो पूर्णतः प्रदान कर दिए गए थे। नहीं तो ये जो है सिर्फ मतलब भारत चीन सीमा पर ही सुरक्षा कर सकते थे। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी फोर्स को एक मानक के अनुसार जो है कहीं पर तैनात किया जा सकता है, ऐसे भी नियम है भारत में। तो आईटीबीपी के जो पहले प्रमुख थे वो पहले एक इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित एक पुलिस अधिकारी थे। तो आईटीबीपी जो 4 बटालियनों के साथ प्रारंभ हुआ था 1978 में, इसके पुनर्गठन के बाद से जो है 2018 तक यह 15 सेक्टरों और 5 फ्रंटियर्स के साथ, इसके अतिरिक्त जो है 60 बटालियन के बल में विस्तारित किया गया है इसे, जिसकी स्वीकृत संख्या 89,432 है। आईटीबीपी को जो है सिविल मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर वेपन ऑफ जो मास डिस्ट्रक्शन है CBRN, इन विशिष्ट आपदाओं के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है यूनाइटेड नेशन के जो शांति अभियान है, जैसे बोस्निया और हर्जेगोविना, कोसोवो, सियरा लियोन, हैती, वेस्टर्न सहारा, सूडान, अफगानिस्तान और अन्य जगहों पर जो है इन्हें भी आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। आईटीबीपी की 2 बटालियन को जो है NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, उनमें नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे जो है NSG, जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन भारत की सबसे विशिष्ट आतंकवाद विरोधी यूनिट है। यह 16 अक्टूबर 1984 को NSG एक्ट के तहत जो है 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार, यहाँ जो स्वर्ण मंदिर में हमले हुए थे खालिस्तान के और भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या के बाद जो है आतंकवाद गतिविधियों से मुकाबले करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। यह भारत के जो CAPF हैं, 7 CAPF हैं, उनमें से एक है। राष्ट्रीय जो मतलब जो ये NSG है, ये अपने इसके जो है कई प्रकार हैं, मतलब मिशन को कई प्रकार से अंजाम देता है, लेकिन इसका जो कथन है वो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के आदर्श वाक्य पर ये खड़ा उतरने के लिए आतंकवाद को तेजी से और प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए विशेष प्रकार से प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। इसे जो है भारत के सबसे आधुनिक जो है मतलब CAPF माना जाता है। NSG देश में आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिकता जो नियोजन बल है। एक विशेष आतंकवाद विरोधी बल के रूप में इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करने के लिए किया जाता है, और इसका मतलब यह है राज्य पुलिस बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के कार्यों को संभालने के लिए नहीं है। जहाँ इसका जो कार्य है ना वो सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए है। जब देश की जो मतलब राज्यों की जो पुलिस है या फिर जो अन्य जो स्पेशल फोर्स है, जब वो काम नहीं करते हैं तो NSG को वहाँ पे भेजा जाता है, और विशेष परिस्थितियों में भी भेजा। पहले जो इन्हें नेताओं की सुरक्षा के लिए का भी जिम्मा दिया गया था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने जो है
2020 में एनएसजी को जो वीआईपी सुरक्षा के कार्य से वापस ले लिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो इनका अभियान है ना वो सिर्फ विशिष्ट आतंकवाद विरोधी हो और अपहरण विरोधी बल के रूप में इनकी भूमिकाओं पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ अपहरण विरोधी बल मतलब जैसे कि जो प्लेन हाईजैक हो गया या फिर ऐसी कोई स्थिति आ गई तो भी इनका उपयोग किया जाएगा, या आतंकवादी हमला हो गया। देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो है ना नेताओं या वीवीआईपी की सुरक्षा में एनएसजी को प्रदान किया जाता था, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा इनका खर्च भी आता था और इन्हें जिस कार्य के लिए ट्रेन किया गया था उस कार्य को ये कर ही नहीं पा रहे थे, तो इनका मतलब नियुक्ति का क्या फ़ायदा था। इसीलिए भारत सरकार ने जो है ना इन्हें वीवीआईपी सुरक्षा से हटा दी और इन्हें अब सिर्फ एक ही कार्य दिया गया, वो आतंकवाद विरोधी, जो कि सबसे खतरनाक कार्य है। एनएसजी को जमीन, समुद्र, हवा में अपहरण का मुकाबला करने सहित आतंकवाद विरोधी कार्यों के संचालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनके पास जो है ना भारत का जो बॉम्ब डेटा सेंटर के जितने भी डेटा होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। बॉम्ब डिस्पोजल, बॉम्ब निपटान, आईईडी की खोज करना, पता लगाना, उन्हें जो है डिफ्यूज़ करना, ये बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना, ये सब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो पीबीआई पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन है और हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन है, ये जो है एनएसजी करती है। एनएसजी के पास एक स्पेशल एक्शन ग्रुप भी है, जहाँ भारत का जो बॉम्ब डेटा से जितना भी आंकड़ा होता है बॉम्ब डेटा का, वो एनएसजी ही स्टोर करती है। एसएसबी, जी हाँ, सशस्त्र सीमा बल। देखिए ये भारत की सीएपीएफ में से एक है। भारत की एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान से लगे बॉर्डर की सुरक्षा करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और ये 7 केंद्रीय पुलिस बलों में से एक है। यह बल मूल रूप से जो 1963 में जो है स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से भारत चीन युद्ध के बाद दुश्मन के ऊपर जो है नज़र रखने के लिए बनाया गया था, जिससे कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सूचना कैपेबिलिटी बढ़ा सकें। तो जो स्पेशल सर्विस ब्यूरो है ना, विशेष सेवा ब्यूरो, इसकी पिछली भूमिका जो है शांति के साथ साथ युद्ध के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भारत की आबादी को प्रेरित करने और संगठित करने के लिए राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में भी इनका योगदान माना जाता है। इन्होंने जो है राष्ट्रीय एकता और जो भाईचारे की भावना थी उसे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था। जो आसपास बॉर्डर के एरिया हैं उनके लोगों को जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी ये जो है एक्टिव करते रहते हैं, मतलब उन्हें जो है समझाते रहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। इसकी वर्तमान भूमिका में जो है सीमा पर अपराध, तस्करी, जो है ये नशीली दवाओं की तस्करी होती है या फिर मानव अपराध, मतलब मानव तस्करी होगी, अंग तस्करी, व्यापार, जो हथियारों की तस्करी होती है खासतौर से इंडो चाइना बॉर्डर की, इस पर ये विशेष नज़र रखते हैं। और देखिए आप जानते हैं नेपाल और भूटान के जो बच्चे होते हैं या स्त्रियाँ होती हैं उनका जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है तस्करी की जाती है, तो उस गतिविधि को जो है ये रोकते हैं। इस अनिवार्य कार्य को प्राप्त करने के लिए जो एसएसबी को 1973 की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना उसके तहत इन्हें जो है ये क्षमता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें जो है कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। भारत सरकार इन्हें अतिरिक्त शक्ति अभी भी प्रदान करने पर विचार कर रही है। देखिए जो नेपाल चीन मतलब नेपाल भूटान बॉर्डर है, यहाँ पे कोई विशेष युद्ध तो होता नहीं, बस थोड़ी बहुत जो है, बस हम जो सबसे ज़्यादा इनसे परेशान है वो है हथियारों की तस्करी, अंग व्यापार और जो ये बाल और स्त्री का मतलब बच्चों और स्त्रियों का जो ये तस्करी होती है, इन सभी पे यहाँ बहुत ज़्यादा कभी कभी जो है वो जंगली जानवरों की जो अस्थियाँ थी या उनके बहुमूल्य अंग होते हैं उनकी भी तस्करी भी ये रोकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे युद्ध का कोई मसला नहीं होता, इसीलिए सरकार जो है इन्हें अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त जो 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत भी इन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसका प्रयोग जो है ये भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं के साथ साथ उत्तराखंड मतलब भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर ये करती हैं। साथ में ये जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में जो है तैनात हैं। तो ये 15 किलोमीटर के दायरे में इन जो भारत नेपाल और भारत भूटान के बॉर्डर है वहाँ पे ये बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर के रेंज में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य क्षेत्र में भी लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भारत की ये पैरामिलिट्री फोर्स थी ये भारत की आंतरिक सुरक्षा में किस प्रकार से सहायता करती हैं। देखिए ये सभी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं इनके पास अपनी एक स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ या एसएसएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हैं। इन सभी के अतिरिक्त इनके पास जो है अपनी खुद की एक जो है इंटेलिजेंस यूनिट होती है। साथ में अपने खुद के कमांडोज ट्रेंड करते हैं जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में इनकी सहायता करते हैं।